इस पे टैंक पे स्क्रैचेस दिखने लगे। आई एम नॉट श्योर वाई बिगविंग हैज़ नॉट एड्रेस टू दिस इशू। इसका प्राइस ऑन रोड मुझे 2 एंड वेरी ग्रेट माइलेज पे भी बात कर रही है थोड़ी सी। क्रूज़ है एंड दिस इज़ माई बाइक CB350 RS। लगभग 4 महीने हो चुके हैं मुझे इस बाइक को लिए हुए एंड इन 4 महीनों में जो कुछ भी मैंने चैलेंजेस फेस किए और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मैं इस बाइक के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ आज। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से हेयर। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, होंडा क्यों। इसके इंजन के बारे में बात करेंगे, इसके एक्सेसरीज़ के बारे में बात करेंगे, इसका माइलेज के बारे में बात करेंगे, लुक्स। CB350 RS ही क्यों। देयर आर 2 मोर ऑप्शंस, CB350 एंड CB350 हाइनेस। सो दोनों के अपने प्रोज, दोनों के अपने कॉन्स, दोनों मतलब तीनों के। तो अगर आप सही में इसको परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं इसकी प्राइसिंग पे भी डिस्कस करूँगा और इसका बिगविंग का शोरूम एक्सपीरियंस क्या रहता है वो भी मेंशन करूँगा, और कुछ इश्यूज़ जो मैंने अभी तक फेस किए हैं इसके साथ। सबसे पहले इंजन की बात करते हैं गाइस। इसका इंजन वन ऑफ दी सेगमेंट्स में बेस्ट है। लाइक 350 सीसी में बहुत सी बाइक्स आती हैं अभी इंडियन मार्केट में, बट इसका जो इंजन है वो होंडा ने बहुत अच्छे से रिफ़ाइन करके दिया है। मतलब ओवर द टाइम बहुत अच्छा रिफ़ाइन हो चुका है। होंडा की तो लेगेसी रही है बहुत टाइम से एंड इसका इंजन काफ़ी अच्छा रिफ़ाइन कर चुका है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है। बाकी सारे 350 सेगमेंट्स में आपको वाइब्रेशंस बहुत मिनिमम फील होते हैं। ये मैं आराम से 100 to 110 की स्पीड पे भी चलाता हूँ तो भी इसके वाइब्रेशंस मुझे फील ही नहीं होते हैं, ना ही आवाज़ से मुझे कुछ इशू होता है। मैंने आरी की भी बाइक्स चलाई हैं एंड उसमें मुझे ये इशू फेस हुआ है कि एट हायर स्पीड्स बहुत ज़्यादा व्हाट टू से इट, बट बहुत ज़्यादा साउंड आने लगता है एंड वो साउंड विद द वाइब्रेशंस थोड़ा सा अनोइंग फील होने लगता है। तो उस रीज़न से लॉन्ग ट्रिप्स का मेरा जो रीज़न था ये बाइक्स के साथ, तो वो मुझे रॉयल एनफील्ड में भी प्रोवाइड नहीं कर पाता क्योंकि मुझे एट सम पॉइंट बहुत अनोइंग लगने लगता है। बट ये बाइक बहुत अच्छी है। एट हायर स्पीड्स अच्छा RPM रहता है और वाइब्रेशंस एकदम मिनिमम एंड वेरी ग्रेट माइलेज पे भी बात कर रही है थोड़ी सी। मैं इसको अराउंड 2500 किलोमीटर्स चला चुका हूँ या मोर देन दैट, बट ये 2500 किलोमीटर्स में ना मुझको एक चीज़ कंसिस्टेंट लगी है। इसका माइलेज जो सिटी में है वो 35-34 kmpl के आसपास मिल जाता है। रही बात अगर मैं इसके माइलेज की हाईवे पे बात करूँ, अगर मैं हाईवे पे इसको 80 to 100 के आसपास चला रहा हूँ तो बहुत अच्छे से ये मुझे 40 to 41 का माइलेज दे देती है, मोस्टली ऑन गियर 4th एंड गियर 5th। मेन इसका खेल यही है भाई, अगर तुम इसको लॉन्ग राइड्स पे ले जाना चाहते हो तो आई हार्डली बिलीव कि कोई और बाइक इससे अच्छा माइलेज आपको दे देगी। गिवन इंडियन रोड्स यहाँ पे आप 100 के आसपास या 100 के ऊपर बाइक्स को नहीं भगा सकते हो। सो ये वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप लॉन्ग राइड्स के बारे में सोच रहे हो, और सिटी राइड के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट है यार। 35 का तुमको माइलेज मिल रहा है, सो नॉट बैड। आरी की बाइक्स भी 30 के ऊपर दे देती है, बट 35 का कंसिस्टेंटली मुझे इसने दिया है। कभी कभी 36, कभी 34, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। सो वाई नॉट प्रेफर दिस बाइक। हाँ, प्राइसिंग का एक चीज़ है कि यार तुम रॉयल एनफील्ड में सेम बाइक 1 लाख के नीचे 350 सीसी सेगमेंट में मिल रही है हंटर, नो डाउट, बट अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं यार। मेरी हाइट, थोड़ा सीट हाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कंसर्न रहता है कि यार सीट हाइट क्या रहनी चाहिए। आई मीन उनके हिसाब से सीट हाइट सही है क्या, उनको बड़ी पड़ेगी क्या छोटी पड़ेगी। मेरा एक दोस्त है, उसकी हाइट अराउंड 5'6" या 5'7" है एंड ही राइड्स दिस बाइक। थोड़ा इश्यूज़ उसको समझ फील आया था स्टार्टिंग में, बट अलॉन्ग द टाइम उसको आदत पड़ गई इस बाइक की। सो डैट इज़ वन थिंग। सिमिलरली वो बोला था कि हंटर उसको एकदम परफेक्ट फिट आती है। लाइक हंटर की सीट हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, या इन जनरल रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स आती हैं
उसमें वो कंफर्टेबल था 350 सेगमेंट में, बट उसने कहा इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल था, बट उसको कोई इशू नहीं गया है उसमें इसमें। सो बाय द वे गाइस, आई पोस्ट POV शॉट्स एंड एग्जॉस्ट एंड रॉ एग्जॉस्ट साउंड शॉट्स ऑफ दिस बाइक ऑन माई चैनल, and I hope you go and see them. According to me, they are really nice. I edited them really cinematically, and if you like them, I hope you subscribe to me also. तो आते हैं इसकी सीट हाइट पे। तो अगर आपकी हाइट 5.7 5.8 के ऊपर है, मेरी पर्सनली 5.10 है, एंड मुझे इसमें पैर आराम से दोनों साइड के रख जाते हैं। इवन 5.9 और 5.8 को भी कोई इश्यूज़ नहीं जाएंगे इस बाइक को हैंडल करने में। 5.8 के नीचे मे भी आपको शुरू में कुछ दिक्कत फील होए, बट अलॉन्ग द टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू राइड दिस बाइक आपको बहुत नॉर्मल लगने लगेगा। तो हाँ, इसमें हाइट को लेकर थोड़ा सा है जो कि आपको आरी में इश्यूज़ फील नहीं होंगे, बट सबके अलग प्रोज एंड कॉन्स रहते जैसा मैं बताया। तो इसका एक वन ऑफ द कॉन यही है कि छोटी हाइट वाले लोग इसको उतना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट राइड्स अच्छे से कर लीजिएगा। यस, सो सीट हाइट का इतना है। इसके बाद वेट का जाते हैं। ऑब्वियसली हाइट के साथ अगर आपको वेट आ रहा है तो वो एक इशू का प्रॉब्लम है। अगर आपकी हाइट अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको इसको आगे पीछे मूव करने में भी काफ़ी इश्यूज़ जाने वाले हैं। मीटियोर भी अराउंड सिमिलर वेट की आती है, बट उसकी हाइट कम होने की वजह से आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं जाते हैं इसको मूव करने में आगे पीछे। थोड़ा सा इसका, सॉरी इफ़ नॉइज़ आ रही हो तो लेट्स वेट फॉर ट्रक टू मूव। मीटियोर का भी सिमिलर ही वेट है, बट उसकी हाइट कम होने के कारण, सीट हाइट कम होने के कारण ईज़िली आगे पीछे गाड़ी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। इसका शेप, डिज़ाइन एंड ऑल देखने में गाइस ये बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। लुक वाइज काफ़ी अल्यूरिंग है। सिटी प्रेजेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है। मैंने ये खुद ऑब्ज़र्व किया है जब मैं सिटी में इसको लेकर निकलता हूँ, तो लुक वाइज अच्छी है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या यंगस्टर हैं तो उस पर्टिकुलर रीज़न से ये बाइक एक अच्छा फिट हो सकती है आपके लिए, सिटी राइड के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग राइड के लिए। मैं बहुत लॉन्ग राइड्स की बात नहीं करूँगा, मैं अब थोड़ा RS पे बात कर लेता हूँ। वाई RS, वाई नॉट अदर बाइक्स? सो एज बीइंग अ यंगस्टर, आप अगर 20 to 27 28 की रेंज में हैं, एज रेंज में, और आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अलाइन नहीं है, बट थोड़ा सा स्पोर्टी लुक भी आपको प्रेफर कर रहे हैं, नॉट दैट ओल्ड क्लासिक लुक ऑफ रॉयल एनफील्ड काइंड्स। सो ये बाइक काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोग के डेली कम्यूट्स के लिए। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी है। और हाँ, मतलब थोड़ा सा इसका लीन पोस्चर है इंस्टेड ऑफ हाइनेस। इसका हल्का सा हैंडल बार्स ऊपर है, इसका काफ़ी लीन्ड है और इजी गोइंग है। ओह माय गॉड, ये ट्रक्स। गज़ब नज़ारा है गाइस। इस बाइक के साथ मैं 100 पे टच भी कर जाऊँ ना, वाइब्रेशन एकदम मिनिमम फील होते हैं और मज़ा आता है क्रूज़ करने में। आप बस एक हैंडल को पकड़े रहो, इवन इफ आई लीव बोथ द हैंडल्स, मज़ा आता है। इट्स सो स्मूथ। सो इसके कलर पे बात कर लेते हैं। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। मुझे पर्सनली इसका ये ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लगा था। इसका ब्लैक कलर भी आता है जो कि काफ़ी क्लासी लगता है, बट वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था। एंड इसका रेड कलर, वो तो बहुत शानदार लगता है, पर वो भी उस टाइम पे शोरूम में अवेलेबल नहीं था। सो मैंने इसी कलर को बुक कर लिया। वन थिंग आई वुड लाइक टू से नेगेटिव अबाउट दिस बाइक इज़ इन्होंने ये DLX Pro वर्जन निकाला है। ये DLX Pro वर्जन में नथिंग बट जस्ट अ स्मॉल क्लस्टर ये यहाँ पे मिलता है। एंड
कि क्लस्टर का उतना कुछ यूज़ है नहीं. So and there is also this Bluetooth connectivity thing with this cluster and the system, but मुझे उसका ऐसा कुछ यूज़ लगा नहीं. आप बस अपने मोबाइल को नेविगेट कर पाएंगे ये बटन्स के यूज़ से. इट्स जस्ट 2000 और 2500 मोर, बट सही में ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं इस क्लस्टर का. के बारे में बात कर लेते हैं. ऑल्दो इसमें 160 तक का मीटर दिया है, बट आई हार्डली डाउट कि ये बाइक, कोई भी बाइक CB350 160 तक गई होगी. 140 तक तो मैंने देखा है कुछ लोगों को ले जाते हुए, बट मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैं इसको 130 टच किया हूँ विदाउट पिलियन. रिमाइंडर मैं पिलियन के साथ था, तो ये बाइक मैक्स टू मैक्स 120 तक जा रही थी, और अगर विंड साथ देती तो मे बी 125 टच कर जाती. बट हाँ, इसको पिलियन के साथ इतनी स्पीड में नहीं चलाना चाहिए तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज़ रिस्क रहता है. सो 130 मैक्स इसकी स्पीड मैं पर्सनली बता सकता हूँ आप लोगों को. एंड 130 पर भी वाइब्रेशंस मिनिमम ही रहते हैं, और थोड़ा सा 130 टच करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस बाइक में, क्योंकि इसकी टॉल गियरिंग है. आपको 4th गियर में मैक्स टू मैक्स 100 तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 5th गियर में आगे पुश करना होगा. एंड इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट ईजी. इट टेक्स अराउंड 10-20 seconds टू रीच द 120 मार्क. देन 120 से 130 ले जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा आप लोग को. ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो सकता है ये बाइक ले ले. येस, बट अपार्ट फ्रॉम डैट काफ़ी अच्छा है इसका टॉप स्पीड भी, काफ़ी स्मूथ चलती है टॉप स्पीड पे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लच. सो इसमें असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिलता है, विच आई फील इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव रोड इन अ बाइक. लाइक प्रीवियसली मैंने कभी असिस्टेंट स्लिपर क्लच टाइप की कोई बाइक नहीं चलाई थी. सो जब मैंने इस बाइक को चलाया तो मुझे सीधे डिफरेंस फील हुआ. गाइस, इसका क्लच काफ़ी स्मूथ है. इट्स लाइक काफ़ी स्लिपरी, काफ़ी बटरी स्मूथ. मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगा, एक फिंगर से प्रेस कर सकता हूँ. एंड इन सिटी ट्रैफिक जहाँ क्लच का काफ़ी रिक्वायर्ड रहता है, आपको काफ़ी बार प्रेस करना रहता है. हैवी ट्रैफिक मैं बेंगलोर में भी चलाया हूँ, एंड मज़ा आया इसको चलाने में. विथ रिस्पेक्ट टू रॉयल एनफील्ड की बाइक्स मैंने चलाई है, उसमें क्लच होल्ड करने में थोड़ा सा टाइट रहता है, थोड़ा सा हैंड पेनिंग होने लगती है अगर आप ज़्यादा क्लच का यूज़ करते हैं तो. बट इसमें काफ़ी सिल्की स्मूथ है. असिस्टेंट स्लिपर क्लच में असिस्ट का यही मतलब है कि आपको असिस्ट मिलता है क्लच को दबाने में. वन थिंग आई पर्टिकुलरली फील अननेसेसरी अबाउट दिस बाइक इज़ द ट्रैक्शन कंट्रोल इट हैव. तो थोड़े इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं. सो काफ़ी सारे इश्यूज़ मैं गिना सकता हूँ इस बाइक के. लाइट ऑफ दिस बाइक, हेडलाइट. सो हेडलाइट इज़ रियली यूजलेस इन दिस बाइक एट नाइट. हार्डली थ्रो है इसका कुछ ज़्यादा. अ फॉग लाइट फॉर दिस बाइक, ऑल्दो होंडा की खुद की आती है. आई एम नॉट श्योर इस शोरूम में अवेलेबल क्यों नहीं है जबलपुर के, बट आफ्टर मार्केट ही मुझे लगवाना पड़ेगा. अदरवाइज़ नाइट को राइड करना इज़ वेरी डेंजरस. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हियर. थोड़ा और आगे ले चलते हैं. जस्ट अबाउट राइट, और बातें कर लेते हैं.
ओके, सो बाइक पार्क कर चुके हैं, थोड़ा सा लुक वाइज देख लीजिए। एंड मैंने काफ़ी सारे इसमें एक्सेसरीज़ ऐड ऑन करा चुका हूँ, जिसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन सी ऑन द एक्सेसरीज साइड इज़ आई हैव एडेड द बैकरेस्ट। सो बैकरेस्ट इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बाइक का पिलियन पोस्चर थोड़ा सही नहीं है। इट्स लाइक सिटी में तो काफ़ी सही है, कोई इशू नहीं होगा सिटी में पिलियन राइट के साथ आप, बट व्हेन यू आर एट दी हाईवे क्रूजिंग एट 100, ये पिलियन के लिए सेफ़ नहीं है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सो बेटर बी सेफ, गेट अ होंडाज ओन बैकरेस्ट विच होंडा प्रोवाइड्स, बट कोई आफ्टर मार्केट भी आप लगवा सकते हैं। ये मुझे 3000 समथिंग का पड़ा था, बट येस इट्स अ नेसेसिटी थिंग। अदर देन दी बैकरेस्ट आई हैव एडेड दी सैडल स्टेज एयर। So these saddle stays are really nice when you are going for a long tour and आपको साइड में बैग्स ऐड ऑन करने हैं। मैं वियटारा के बैग्स लेके रखा हूँ और वो काफ़ी अच्छे फिट हो जाते हैं इसमें दोनों साइड। एंड या बैक साइड में इतना ही। आई हैव अ साइकिल लॉक फॉर storing the helmets safely. Okay, other than the backrest and the side saddle stays, आई हैव एडिड दिस फुटरेस्ट, क्योंकि मेरी मदर के साथ आने जाने मेरा काफ़ी बना रहता है, सो उनको ये काफ़ी यूज़ रहता है। एंड वन स्मॉल थिंग इज़ आई हैव एडिड दिस, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से दिस, बट ये आपके जो शू रहता है उसको ख़राब होने से बचाता है। इंजन गार्ड में लगवा के रखा हूँ, लेग गार्ड इंजन गार्ड बोथ है ये। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो होंडा का खुद से आता है दैट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स मैंने रेडिट एंड ऑल अलग अलग जगह पे देखा था, सो वो उतना कुछ खास लगा नहीं था मुझे, सो मैंने वो अलग से लगवाया है। ये अगर गाड़ी गिरेगी भी तो सबसे पहली थिंग इज़ आर दी स्लाइडर्स जो इम्पैक्ट लेंगे, अदर देन दी हैंडल तो ऑब्वियसली सबसे पहले जाएगा ही, बट गाड़ी में कोई भी डैमेज ना आए, सीधे स्लाइडर्स पे डैमेज जाएगा। So one thing you can notice, so one of the main concerns of this bike is the front fenders. So इसमें सब इशू जाता ही जाता है कि इसका जो फ्रंट फेंडर जो RS के साथ डिफ़ॉल्ट आता है वो इंजन को काफ़ी ख़राब कर देता है। एंड मैंने वो इशू काफ़ी जल्दी फेस किया। ये स्टार्टिंग का जितना भी एरिया है वो पूरे एरिया में मड बहुत ज़्यादा जाने लगी थी। सो उस रीज़न से मैंने कार्बन रेसिंग का फ्लैप मंगाया था अमेज़ॉन से, बट सून इनफ मुझे ये समझ आया कि वो कार्बन रेसिंग का कार्बन रेसिंग का मड फ्लैप मेरे मड गार्ड को यहाँ से क्रैक कर दिया था। सो उस रीज़न से मैं उसी डे इसको होंडा के शोरूम ले गया और हाइनेस का फ्रंट मड गार्ड लगवा लिया। एंड ये मेटालिक रहता है, ये चीज़ मेटालिक है और वो फाइबर का बना हुआ था जो RS का डिफ़ॉल्ट आता है, सो इसीलिए ये क्रैक होने के चांसेस इसके क्लोज टू ज़ीरो हैं। सो अगर RS लेने का सोच रहे हो तो दिस इज़ सम थिंग्स यू हैव टू डील विथ, आपको लेना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग इज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ से बारिश के टाइम पीछे से काफ़ी सारी मड इसके सेंसर्स पे जाती, क्योंकि यहाँ बहुत सेंसर का काफ़ी क्लस्टर लगा हुआ है, तो वो पूरी मड उस पर जाती हैं। तो डैट इज़ एन इशू वाइल वॉशिंग द बाइक, बिकॉज काफ़ी सारी मड वहाँ रहती है और वहाँ ईज़िली हाथ नहीं पहुँचता है। कुछ लोग कहते हैं कि सेंसर्स में कुछ इश्यूज़ जाते हैं उसकी वजह से, बट मैंने अभी तक कोई पोस्ट में देखा नहीं है कि किसी को इशू गया हो इस चीज़ का। स्टिल जस्ट टू बी कॉशियस, मैंने ये रेड कलर का रबर का फ्लैप है, मुझे कहीं से मिल गया था लोकली, तो मैंने खुद इंस्टॉल किया इसको ग्लू से। यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए हाउ इज़ इट लुकिंग। सो एक्सेसरीज़ के बारे में इतनी ही कुछ चीज़ें थी। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ इसमें एक सीट कवर लगा है होंडा का, जो होंडा के शोरूम से मुझे 500 to 600 में कुछ मिला था। डैट इज़ वन थिंग। एंड अदर थिंग इज़ ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ही मैंने ये लगवा लिए थे हैंड गार्ड्स एंड ग्रिप एंड्स। देयर आर दीज 2 स्मॉल बटनी काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये भी मैंने एट द टाइम ऑफ परचेजिंग लगाए।
दो तीन चीज़ें और इश्यूज़ में आते हैं इज़ दैट इट्स मिरर्स, दीज आर नॉट दैट गुड बिकॉज काफ़ी सारे मेरे खुद के शोल्डर्स इसमें दिखते रहते हैं, तो पीछे की विजिबिलिटी थोड़ी कम रहती है. सो आई एम लुकिंग फॉर बार एंड मिरर्स क्योंकि वो थोड़े से कूल लगते हैं, बट होपिंग टू सी कि अगर बार एंड मिरर्स मुझे नहीं मिलते हैं लोकली कोई अच्छे, तो मैं यूनिवर्सल एक्सटेंडर्स मंगवा लूँगा जो कि इसमें लग जाते हैं, जिससे ये थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए. या मोस्टली दैट वाज इट फॉर दिस बाइक गाइस. हाँ, इसका हॉर्न भी काफ़ी डिफरेंट है. बाकी अगर आप हाइनेस या CB350 में देखेंगे तो डुअल हॉर्न सेटअप रहता है, बट इस बाइक में सिर्फ सिंगल हॉर्न सेटअप है एंड थोड़ा सा लो साउंड करता है ये. मतलब इट डजेंट फील लाइक ये 350cc की एक, एज आई वाज सेइंग, इसका सिंगल हॉर्न सेटअप इसका फील एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि दिस इज़ अ 350cc बाइक. सो लेट्स गो बैक टू आवर बाइक राइड. ओके, सो अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं और इसका शोरूम एक्सपीरियंस कैसा रहा. मैं जबलपुर से हूँ एंड जबलपुर में इस बिग विंग का शोरूम एग्जिस्ट करता है. सो आई वॉज प्रेटी श्योर कि मुझे इसके शोरूम और सर्विसिंग में कोई इश्यूज जाएंगे नहीं, क्योंकि इसको सिर्फ बिग विंग वाले ही सर्विस करते हैं एंड बिग विंग्स आर लिमिटेड इन इंडिया. सो आई एम हैप्पी कि जबलपुर में इसका शोरूम है. अदरवाइज़ आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर अ डिफरेंट बाइक, मे बी ट्रायम्फ, मे बी रॉयल एनफील्ड, बट सिंस शोरूम एग्जिस्ट करता है, सर्विसिंग यहाँ अच्छी है, सो आई हैव प्रेफर्ड दिस बाइक. सर्विस एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो गुड. सर्विसिंग इज़ अ लिटिल बिट कॉस्टली जो मुझे फील हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर एज बाकी बाइक्स में कैसी सर्विसिंग रहती है, बट ट्रायम्फ से तो कम है, रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा है. आप लोग एक मिडिल ग्राउंड समझ लीजिए. फर्स्ट सर्विस इसकी अराउंड 700-800 किलोमीटर्स के आसपास होती है, या फिर 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, जो पहले होगा उसमें आपकी सर्विसिंग होगी. एंड टॉकिंग अबाउट सर्विस एक्सपीरियंस, इट्स रियली ग्रेट बिकॉज बिग विंग का स्टाफ काफ़ी अच्छा है. सर्विसिंग में भी काफ़ी अच्छे से उन लोग बात करते हैं, बाइक को अच्छे से हैंडल करते हैं, बाइक को अच्छे से क्लीन करते हैं, बाइक को अच्छे से ध्यान देते हैं. होंडा की तरफ से इनकी खुद की राइड्स भी होती है जिनमें मैं गया हूँ पहले, एंड वो राइड्स काफ़ी अच्छी रही हैं. सो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आपको शोरूम के लोगों से, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप काइंड ऑफ कह लो, शोरूम के साथ आपकी हमेशा बनी रहती है. अदर दैन डैट इसकी प्राइसिंग, मैंने जब लिया था इसको अराउंड 4 मंथ्स हो चुके हैं एंड इसका प्राइस ऑन रोड मुझे 2.25 लैक्स पड़ा था, विच वॉज़ वेरी ग्रेट बिकॉज वहाँ पे जस्ट GST का ये कम होने का आया था 350cc बाइक्स में, एंड मैंने तभी इसको परचेज़ किया था. एंड उसके पहले ये बाइक अराउंड 2.40 लैक्स कॉस्ट करती थी, बट मुझे 2.25 में पड़ी. बट आफ्टर ऑल दी एक्सेसरीज आई हैव एडेड, आई कैन डेफिनेटली से दैट ये बाइक 2.30 या 2.40 तक पहुँच गई होगी अब तक सर्विसिंग के बाद भी. अब थोड़ा मेंटेनेंस पर भी बात कर लेते हैं. ये बाइक को मेंटेन आपको करके रखना पड़ेगा, नॉट जस्ट दिस बाइक बट एवरी बाइक आपको थोड़ा मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया में काफ़ी धूल एंड डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है बाइक पे. तो मैं उसको रेगुलरली हर 2 मंथ्स
2 टाइम्स अ मंथ मैं इसको वॉश करता हूँ। सो मैं सारी क्लीनिंग किट इसकी घर में ही ला के रख लिया हूँ, क्योंकि मैंने इसको लोकली एक बार वॉश कराई थी एंड उसने हाई प्रेशर जेट और रफ़ कपड़े का यूज़ करके इस पे टैंक पे स्क्रैचेस दिखने लगे। वो स्क्रैचेस यूजुअली दिखते नहीं हैं, बट मैं अगर काफ़ी ध्यान से देखूँ ना तो मुझे समझ आएगा कि इसका टैंक इज़ नॉट दैट सेम एज आई हैव परचेज्ड इट। बाहर से नहीं दिखेगा, बट एक मैं खुद इसका एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले के रखा हूँ। वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ काफ़ी यूज़फुल आता है इसके लिए। वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करके अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो इसके टैंक पैड पे या कहीं पे भी कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। विच इज़ वेरी ग्रेट अगर आप खुद से क्लीनिंग करने का सोच रहे हैं। अदरवाइज़ क्लीन कराएं तो थोड़ी अच्छी शॉप से आप लोग देखिएगा। अदर देन डैट इसकी चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूबिंग, मैं इसको अराउंड 600-700 किलोमीटर्स में एक बार इसकी चेन को क्लीन करता हूँ एंड ल्यूब करता हूँ। उसके लिए भी मैं घर में ही इस पूरी किट मंगा के रखा हूँ। सस्ते में थोड़ा हो जाता, अगर आप आफ्टर मार्केट कराएंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, और आप खुद से करेंगे तो थोड़ा आप लोग को भी आइडिया होगा। और अगर आप लोग खुद से करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा केयर से आप लोग कर पाएंगे, विच इज़ गुड, क्योंकि आपकी पर्सनल बाइक है, आपको खुद भी इसका ध्यान रखना है हमेशा। तो इट्स बेटर दैट यू नो एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग्स अबाउट योर बाइक। रस्टिंग इशू पे बात कर लेते हैं। रस्टिंग इशू इज़ अ बिग इशू इन दिस बाइक, बहुत से लोगों से सुना है एंड मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसकी टैंक के कॉर्नर्स, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू कॉल दिस एरिया, बट इसका जो फ्यूल जहाँ से भरते हैं, इसके अराउंड बहुत कम अमाउंट में स्प्रेड हो रही है। स्प्रेड नहीं हो रही है, बट मैं जब लिया था उस टाइम बहुत कम थी एंड अभी इफ़ यू आर एबल टू सी इट हल्की सी बढ़ी है, बहुत मिनिमम। एंड लेट्स सी 4 मंथ्स में इतना है, लेट्स सी आफ्टर सम टाइम क्या रहता है। बट अगर आप CB 350 की कोई सी भी बाइक लेंगे उन सब में आपको ये इशू देखने मिलेगा। आई एम नॉट श्योर वाई बिगविंग हैज़ नॉट एड्रेस टू दिस इशू, बट ये इशू आपको देखने मिलेगा। दिस वॉज दी वन प्लेस जहाँ मुझे रस्टिंग देखने मिली। अदर देन दिस मुझे कोई और जगह पे रस्टिंग देखने नहीं मिली है। इफ़ इन फ्यूचर मुझे देखने मिलती, सो आई विल डेफिनेटली मेंशन दिस ओवर सम वीडियो और शॉर्ट। रही बात RS में बैक पेन का इशू बताते हैं लोग, बट आई हैवंट फेल्ट इट येट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम। बट मैं इसके साथ 600 किलोमीटर्स की राइड कर चुका हूँ ओवर द स्पैन ऑफ 2 डेज़ एंड मुझे बैक पेन पूरी राइड में बिल्कुल कहीं नहीं हुआ। मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है बाइक, और एज आई हैव सेड बैक रेस्ट में लगा चुका हूँ, तो मेरे पिलियन को भी काफ़ी कंफर्टेबल रहा वो बैक रेस्ट ओवर द होल राइड। Okay, so that was my take on the 4-month experience with this bike. I love this bike and I'm pretty sure if I have bought any other bike I would have loved that too, but I'm here, this is me, this is my bike, and let's see you all in the next video. So by the way guys, I post POV shots and exhaust and raw exhaust sound shots of this bike on my channel, and I hope you go and see them. According to me they are really nice. I edited them really cinematically, and if you like them I hope you subscribe to me also. As a small content creator, this is all we can do. Okay, thanks for watching the video. I hope you liked it.